हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। चलिए आज के लेक्चर में इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में सुर्खियों में रहे कोर सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ये सीरीज़ फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में। तो भारतीय कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए जाने वाले रुपए में अंकित या डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं ये, और ये भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफशोर बॉन्ड होते हैं। और मसाला बॉन्ड विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए जारी किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जारी किए जाते हैं मसाला बॉन्ड। अब चूंकि इन मसाला बॉन्ड्स को इंडियन रुपीज़ में ही जारी किया जाता है, इसलिए रुपए को वैश्विक पहचान मिलती है। रुपए में अंकित बॉन्ड जारी करने पर ब्याज का रिस्क कम होता है और भारतीय मुद्रा का मूल्य गिरने पर विदेशी निवेशकों को नुकसान होता है, ना कि बॉन्ड जारी करने वाली भारतीय कंपनियों को। यह बॉन्ड वर्ल्ड बैंक की एक शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया गया था, और इसी की तरह ही चीन के ऑफशोर बॉन्ड का नाम दिम सुम है और जापान के ऑफशोर बॉन्ड का नाम समुराई है। और मसाला बॉन्ड के संबंध में हाल ही का अपडेट यूँ है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 850 करोड़ रुपए मूल्य के अपने 10 वर्षीय मसाला बॉन्ड्स को इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के ग्लोबल सिक्योरिटीज़ मार्केट पर सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में बायलैटरल नेटिंग के बारे में। बायलैटरल नेटिंग में दो फाइनेंशियल अकॉर्ड से जुड़े हुए प्रतिपक्ष होते हैं, मतलब दो संस्थान हैं जिनके बीच फाइनेंशियल अकॉर्ड हुआ है, और यदि वे एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न दावे करते हैं तो उन दावों को ऑफसेट या समायोजित करने के लिए बायलैटरल नेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर बकाया हुआ एकल लेवल भुगतान दायित्व निर्धारित किया जा सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं डेटा लेक प्रोजेक्ट की। तो सेबी ने संभावित बाजार व्यवहार कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए एक डेटा लेक प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। और डेटा लेक एक केंद्रीय भंडार है जो किसी भी पैमाने पर सभी संचरित और असंचरित डेटा को संग्रहित करने की अनुमति देता है। चलिए अब आगे जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों या शेयर्स की खरीद या बिक्री करना जिसे प्रतिभूतियों के विषय में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक सूचना प्राप्त होती है। और यह जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 तथा कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसे अवैध घोषित किया गया है। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत यह एक सांविधिक निकाय है और यह इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके मुख्य कार्यों में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करते हुए भारत में बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखना इसके मुख्य कार्य हैं। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जैम 2016 में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में की थी और इसकी प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। अब आगे जानते हैं कि प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है। तो बाजार में मार्केट लीडर्स के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को उनकी लागत से कम करके प्रदर्शित करने की गतिविधि को प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। और ऐसा करने से जब मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है तब ये प्रेडेटर अपनी क्षतिपूर्ति के लिए कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। इससे ये होता है कि बाजार में दूसरे कॉम्पिटिटर्स एंट्री कर ही नहीं पाते, इसलिए यह प्रतिस्पर्धा विरोधी मानी जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था का प्रकार है जिसमें अस्थायी और लचीली नौकरियां होती हैं। इसमें कंपनियां पूर्णकालिक कर्मचारियों की बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों का चयन करती हैं। और
केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे के अनुसार गिग कर्मियों और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जा सकती हैं। और पहली बार गिग कर्मियों और प्लेटफॉर्म कर्मियों को मसौदा कानून में शामिल किया गया है। मसौदा कानून के अनुसार गिग कर्मी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो किसी कार्य में नियोजित हैं अथवा कार्य निष्पादन में भाग लेते हैं, और इन सब गतिविधियों के माध्यम से ही वे नियोक्ता कर्मचारी संबंध से आय अर्जित करते हैं। इनके उदाहरण हैं फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, परियोजना आधारित श्रमिक और अस्थायी अथवा अंशकालिक श्रमिक। अब आगे बात करें प्लेटफॉर्म कर्मी या श्रमिकों के बारे में, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे संगठन का भाग होते हैं जो भुगतान के प्रतिफल में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने या फिर विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जैसे ऊबर कार ड्राइवर। चलिए अब गिग इकोनॉमी को जानने के बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ या अनुबंधित कर्मचारियों के बारे में। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुबंधित कर्मचारी भविष्य निधि लाभ के हकदार होंगे, और यह कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी को शामिल किया जाता है जो किसी प्रतिष्ठान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कार्य में संलग्न हो या जिसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता हो। अब इसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रतिष्ठान दो कंडीशन में भविष्य निधि का लाभ देने से मना कर सकता है। पहला, यदि वह प्रतिष्ठान सरकार के नियंत्रण में हो, और दूसरा, यदि प्रतिष्ठान के कर्मचारी को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई किसी भी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा हो। चलिए अब आगे बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड जुटाने का एक प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों और एनजीओज के शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, और ऐसे शेयरों की एक्सचेंज द्वारा गहन जांच की जा चुकी होती है। और इसमें जो सामाजिक उद्यम आते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, तो ऐसे उद्यमों को यह सोशल स्टॉक एक्सचेंज धन जुटाने में मदद करेगा। और विश्व स्तर पर लगभग 10 सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है। चलिए अब अगला टॉपिक है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो जानते हैं। यह व्यवसायों में किया जाने वाला ऐसा निवेश होता है जिसका लक्ष्य उल्लेखनीय सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ उसके लाभों के साथ उसके प्रचार का प्रतिफल भी प्राप्त करना होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमी के बारे में। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एस्थर डुफ्लो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के माइकल क्रेमर को वैश्विक निर्धनता को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2019 का अर्थव्यवस्था का नोबेल प्राइज़ दिया गया, और इनके नए प्रयोग आधारित दृष्टिकोण को रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहा जाता है। इसने विकास अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर दिया है, और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंतर्गत नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित बड़ी समस्याओं को छोटी और आसान समस्याओं में विभाजित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए निर्धनता जैसी बड़ी समस्या को उनके विभिन्न आयामों में विभाजित किया गया है, जैसे निम्न स्तरीय स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा आदि। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेड वॉर जो है वह इस वर्ष सुर्खियों में रहा था, तो उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। तो यह आयात करने वाले देश के द्वारा आयातित उत्पादों पर लगाया जाने वाला ऐसा अतिरिक्त आयात शुल्क है जिसे तब आरोपित किया जाता है जब ऐसे उत्पाद अपने मूल देश से निर्यात सब्सिडी या कर रियायतें जैसे लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब जो देश निर्यात कर रहा है वह अपने उत्पादों में निर्यात सब्सिडी और कर रियायतें देता है, तो आयात करने वाला देश काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रूप में उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है। और इसी तरह कुछ होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें क्या होता है कि जहां एक कंपनी अपने उत्पाद को अपने वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात करती है, जिसे वह सामान्य रूप से अपने घरेलू बाजार में बेचती है, यदि उससे कम में वह निर्यात करे, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट को आयात करने वाला देश प्रोडक्ट पर कठोर शुल्क आरोपित कर सकता है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की जाती है, और वहीं वित्त मंत्रालय इसका शुल्क वसूल करता है।
अब आगे WTO से संबंधित एक टर्मोलॉजी स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। यह विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला एक प्रावधान है और यह विकसित देशों को WTO के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अनुकूल व्यवहार करने के अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए WTO विकासशील देशों को व्यापार करने के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न समझौतों, विभिन्न प्रतिबद्धताओं और विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अधिक समय और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। और अब स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट के ऊपर समस्या यह आती है कि हर देश विकासशील देश कहलाने की होड़ में लगा हुआ है। जैसे कतर को डेवलपिंग कंट्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह विश्व का 6वें नंबर का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। और WTO के दोहा घोषणा पत्र में स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट को अपनाया गया था। अब अगला टॉपिक है ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने पहला न्यूट्रल एंड पब्लिक ट्रांसबिलिटी प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है, जो विभिन्न संगठनों और स्रोतों से प्राप्त डेटा आपूर्ति श्रृंखला को प्रदर्शित करने में सक्षम है। और यह प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसे विभिन्न उद्योगों में व्यवसायियों की सहायता करने के लिए विकसित किया गया है, जो नैतिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता की मांग को भी पूरा करते हैं। चलिए अब आगे वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में बात करते हैं। तो कॉटन 4 या C4 नाम से प्रसिद्ध 4 अफ्रीकी देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली के अनुरोध पर WTO ने जिनेवा में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2019 तक विश्व कपास दिवस को मनाया था और इसे FAO, अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकारी समिति के सचिवालयों आदि के सहयोग से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र की। तो अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों या स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2019-20 में $100 बिलियन मूल्य का निर्यात करने की उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें IT और IT रिलेटेड सेवाओं ने सम्मिलित रूप से सर्विस सेक्टर में 23.69% की निर्यात वृद्धि की है और वहीं विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ क्या होते हैं। तो यह विशिष्ट रूप से शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है। इसमें व्यापार के संचालन के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं और स्वयं प्रमाणीकरण का या सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान होता है। और सरकार के द्वारा SEZ के ढांचे में सुधार भी किए गए हैं, जैसे मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट को 500 हेक्टेयर से घटाकर 50 हेक्टेयर किया गया है और बहुक्षेत्रक या मल्टी सेक्टर SEZ की बात की जा रही है, जहां 2 या 2 से अधिक क्षेत्रकों में विनिर्माण, व्यापार और भंडारण के लिए इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। चलिए अगले टॉपिक में है निर्भीक योजना। तो यह एक नई एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC के द्वारा 90% ऋण बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज के बारे में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सेवाओं पर 5वीं वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसे सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी के साथ आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य 12 चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देना और उनकी क्षमता को बढ़ाना है। तो ये 12 चैंपियन सेक्टर्स हैं: सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवा, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, विधिक सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और शैक्षणिक सेवाएं। अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिया सर्विसेज ब्रांड को सृजित किया गया है। चलिए अब जानते हैं आर्टिस के बारे में। तो आर्टिस का मतलब है एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टॉक होल्डर्स।
इसकी शुरुआत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ द्वारा की गई थी। तो आर्टिस एक घरेलू उद्योग द्वारा एंटी डंपिंग आवेदन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादों को एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे विभिन्न व्यापार उपचारों के लिए पारदर्शिता, दक्षता में वृद्धि और शीघ्र राहत प्रदान करना है। चलिए अब बात करते हैं आइस डैश और अतिथि के बारे में। तो आइस डैश भारतीय सीमा शुल्क विभाग का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, जो जनता को आयात होने वाले कार्गो के दैनिक कस्टम क्लियरेंस टाइम को देखने में सहायता प्रदान करता है। यह डैशबोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके बाद बात करें अतिथि की, तो यह एक सरल मोबाइल एप्लीकेशन है। अतिथि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अग्रिम में सीमा शुल्क घोषणाएं दर्ज करने के लिए विकसित किया गया है। इससे विमानपत्तनों पर बाधा रहित और त्वरित सीमा शुल्क अनुमोदन संभव होगा और देश के विमानपत्तनों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और अन्य विजिटर्स को भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। अब देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के बारे में। तो मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को स्थापित किया जा रहा है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से डेवलप होगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 अन्य शहरों अहमदाबाद और कानपुर में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है और यह स्किल इकोसिस्टम में टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करेगा। उभरते हुए और उच्च मांग वाले क्षेत्र जैसे डीप टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए आवश्यक कोर्स भी उपलब्ध कराएगा। अगले टॉपिक में बात करते हैं इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। यह ग्रुप ए की एक सेवा है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए विशेष रूप से सृजित किया गया है। इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इंस्टीट्यूशनल बनाने की दिशा में युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को आकर्षित करना है और हाल ही में मैसूर में स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय कौशल विकास सेवा या इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के प्रथम बैच के सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं री स्किलिंग रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यह पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, जिसमें संस्थापक सदस्यों में भारत के साथ ब्राज़ील, फ्रांस, पाकिस्तान, रूस, यूएई और यूएसए शामिल हैं। तो इन सभी 6 देशों के साथ भारत भी रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन का संस्थापक सदस्य है और इस रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 1 बिलियन लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना है। चूँकि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और नई नई टेक्नोलॉजी के आने से स्किल में परिवर्तन होना आवश्यक है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह पहल शुरू की है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जॉब ऑफ टुमारो मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकारी परिषद की संरचना को अधिसूचित किया है और NSAC में इनके अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री होंगे। पदेन सदस्य में संबंधित मंत्रालयों या विभागों या संगठनों द्वारा नामित व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के नीचे के पद के नहीं होंगे और गैर आधिकारिक सदस्यों में विभिन्न श्रेणियों से जैसे सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक आदि केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों के लिए मनोनीत किए जाएंगे और परिषद का संयोजक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT का संयुक्त सचिव होगा। चलिए अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो भारत में कृषि में जो क्रेडिट या ऋण प्राप्त होता है उसके स्रोत कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंटर सबवेंशन स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। इन सभी के माध्यम से किसान क्रेडिट या लोन प्राप्त करता है। और लोन के स्रोतों की बात करें तो संस्थागत स्रोतों से 72% और गैर संस्थागत स्रोतों जैसे महाजन और रिश्तेदारों से 28% तक किसानों को उधार प्राप्त होता है। और इन 72% में संस्थागत ऋण के स्रोतों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंकों से 79%, सहकारी संस्थाओं से 15%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB से 5%
और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 1% तक का ऋण प्राप्त करते हैं किसान। मतलब इन सब बैंकों की, इन सब संस्थाओं की वर्तमान में दी गई प्रतिशत के अनुसार भागीदारी है किसानों को ऋण देने में। और किसानों को ऋण देने की छूट या माफ़ी की बात करें तो वर्ष 2014-15 से कृषि ऋण माफ़ी के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक ऋणों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रही है, जो सन 2000 के 51% से बढ़कर 2018 में 75% हो गई थी। और इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात की जा रही है, इसमें कृषि, MSMEs, निर्यात ऋण, एजुकेशन, आवास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्र आ जाते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो कमज़ोर वर्ग की श्रेणी आती है, उसके लिए उधार के लिए पात्र लोग कुछ इस प्रकार होते हैं: लघु और सीमांत किसान, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, गैर संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त करने वाले व्यथित किसान, स्वयं सहायता समूह, काश्तकार और ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा 1 लाख रुपए से अधिक ना हो, और ऐसे व्यक्ति जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन तथा मैनुअल स्केव इंजन के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी हों। इसके अलावा विभेदीकृत ब्याज दर योजना के लाभार्थी, आपदाग्रस्त व्यक्ति और अलग अलग महिला लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के ऋण, 18 से 65 वर्ष की आयु सीमा के प्रधानमंत्री जनधन खाते धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत रखा जाता है, और इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत इन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं कि उड़ीसा की जो कालिया योजना है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, तो इस योजना को केंद्र सरकार की योजना PM किसान के साथ विलय कर दिया गया है। तो कालिया योजना के तहत अधिकांश लघु और सीमांत किसानों को 1 वर्ष में 2 फसलों के लिए 2 किस्तों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसमें से राज्य सरकार द्वारा किसानों को 4,000 रुपये और बाकी शेष राशि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा भूमिहीन किसानों को कालिया योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन PM किसान में भूमिहीन किसानों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए आप आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम वहां इस योजना को पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे टॉपिक में भारत में उर्वरकों या फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरिया का उपभोक्ता देश है, और भारत नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और भारत में पोटास के सीमित भंडार होने के कारण इसकी आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। अब आगे बात करें तो यह जो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का सेक्टर है, यह भारत में उपस्थित 8 कोर इंडस्ट्रीज में से एक है। उर्वरकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व। प्राथमिक उर्वरक में मृदा को पोषक तत्व प्रदान करने के आधार पर नाइट्रोजन युक्त यूरिया, फास्फेट युक्त डाई अमोनियम फास्फेट, पोटाश युक्त पोटेशियम म्यूरिएट आदि जैसे उर्वरक आ जाते हैं। और द्वितीयक उर्वरकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, जस्ता, बोरॉन, क्लोराइड आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं यूरिया सब्सिडी के बारे में। तो भारत सरकार ने यूरिया पर प्रदत्त सब्सिडी को वर्तमान की तुलना में और अधिक लक्षित करने की योजना बनाई है। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो यूरिया बेचता था उस फर्म को सब्सिडी का पैसा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब किसान यूरिया की खरीद के दौरान बाजार मूल्य के अनुसार ही भुगतान करेगा यूरिया का, और उसके बाद आधार लिंक्ड बैंक खाते में सब्सिडी की राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी। और इन उर्वरकों में एक लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी कि इतनी मात्रा से ज़्यादा कोई भी किसान उर्वरक को नहीं खरीदेगा। और यह उर्वरक में दी जाने वाली सब्सिडी किसानों के ई वॉलेट में सीधे सरकार द्वारा अंतरित की जाएगी, और ई वॉलेट को रुपए कार्ड से जोड़ा जाएगा। और इसमें यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो नियंत्रण के अधीन है। भारत सरकार के द्वारा यूरिया के संचरण के लिए भी माल भाड़े की सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2015 में उर्वरक विभाग द्वारा नई यूरिया नीति 2015 को अनुसूचित किया गया था, और इस योजना को स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने
और सरकार पर सब्सिडी भार को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 2019 से 20 तक विस्तारित किया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव की। तो केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया है और राज्य सरकारों से नए राशन कार्ड जारी करते समय इस प्रारूप का अनुपालन करने के लिए कहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क पर 12 राज्यों को एकीकृत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को इन राज्यों में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी आधारित अनाज खरीदने में सक्षम बनाएगा। इस योजना में जो भी राशन कार्ड धारक हैं वे देश के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न का क्रय कर सकेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल के बारे में। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बाजार आसूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और यह पोर्टल ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो का। अब यह जो पोर्टल है इसमें टॉप फसलों मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इन फसलों से संबंधित जानकारी जैसे फसलों की कीमतें और आगत, क्षेत्र, उपज और उत्पादन, फसल कैलेंडर और फसल कृषि विज्ञान आदि की जानकारी उपलब्ध होगी। चलिए अब जानते हैं कि कीमतों में वृद्धि के कारण क्या है फसलों की। तो मानसून पर निर्भरता, जलवायु का परिवर्तन पैटर्न, कॉब वेव घटना, विकृत मूल्य समर्थन प्रणाली और अपर्याप्त अवसंरचना होना कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण होता है फसलों में। चलिए अब इसमें ही मकड़ा जाल परिघटना या कॉब वेव फिनोमिना क्या होता है ये जानते हैं। तो ये जो कृषिगत उत्पाद होते हैं ना, ये ही मकड़ा जाल परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसल का जो कुल उत्पादन होता है उसके कारण उनकी कीमतों में प्रभाव देखने मिलता है, जिससे उत्पादन और कीमतों में परिवर्तनों का आवर्ती चक्र प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये चक्रीय रूप में फ्लक्चुएट होते रहते हैं और इसी कारण किसानों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने मिलता है। जैसे किसान सोचता है कि पिछले वर्ष जिस फसल में अधिक कीमत मिली थी उसी फसल को वह इस वर्ष भी बोएगा। इसी कारण फसलों का अधिक और कम उत्पादन किया जाता है, जिससे मूल्य चक्रीयता को बढ़ावा मिलता है। तो यही होता है मकड़ा जाल परिघटना या कॉब वेव फिनोमिना। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। और बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो इसमें खरीदार, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ या निर्यातक आ जाते हैं, और उत्पादक, जिसमें किसान या किसान संगठन आ जाते हैं। तो खरीदारों और उत्पादकों के बीच फसल पूर्व समझौता होता है और इसी आधार पर कृषि उत्पादन, पशुपालन या मुर्गी पालन आदि किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि जो है वह एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। और सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की भंडारण सीमा और इनके ट्रांसपोर्ट पर लाइसेंसिंग और प्रतिबंध आदि पर छूट दे रखी है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ही उत्पादकों और प्रयोजकों के हितों के लिए ही एपीएमसी एक्ट 2003 के अंतर्गत मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें प्रयोजकों के पंजीकरण, समझौतों की रिकॉर्डिंग और विवाद निपटान तंत्र आदि के प्रावधान किए गए हैं। अब आगे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है उसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत ने इस योजना में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की वर्तमान खपत का अनुपात 6.7:2.4:1 है। लेकिन इन तीनों पोषक तत्वों का आइडियल रेशियो या आदर्श अनुपात 4:2:1 माना जाता है। और अनुपातों में पाया जाने वाला इतना बड़ा डिफरेंस मृदा में यूरिया के अत्यधिक उपयोग होने को दर्शाता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसे हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा गेहूं की नई किस्म जारी की गई है, जिसका नाम है HD3226 या जिसे पूसा यशस्वी भी कहा जाता है। इस किस्म में जस्ते की मात्रा अधिक पाई जाती है और साथ ही प्रोटीन और ग्लूटेन आदि की उच्च मात्रा पाई जाती है। और यह गेहूं की फसल कीट कवक या अन्य कवकों के लिए प्रतिरोधी भी होती है।
इसके अलावा हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ अन्य फसलों के बारे में भी जानकारी दी है, जो इस प्रकार हैं। पहली, पूसा बासमती 1718, यह चावल की किस्म है जो बैक्टीरियल लीफ स्कॉर्च के प्रति प्रतिरोधी होती है। दूसरा है पूसा सांभा 1850, यह उच्च उपज वाली गैर बासमती चावल की किस्म है जो ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसके बाद तीसरी है पूसा अदिति, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में व्यावसायिक कृषि के लिए जारी की गई अंगूर की एक हाइब्रिड किस्म है। इसके बाद फोर्थ आता है पूसा सोना, यह विभिन्न बागवानी फसलों जैसे तरबूज, खीरा, बंद गोभी आदि के अतिरिक्त प्याज की एक किस्म जारी की गई है। चलिए अब भूमि अधिग्रहण से संबंधित तथ्य लैंड पुलिंग के बारे में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत दिल्ली में आर्थिक अवसरों के सृजन और आवास के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पुलिंग नीति को अधिसूचित किया है। अब बात करें कि लैंड पुलिंग क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक एजेंसी के द्वारा विभिन्न छोटे छोटे भागों में बिखरे हुए निजी स्वामित्व वाले भूखंडों को एक साथ खरीद लिया जाता है ताकि वहां अवसंरचना का विकास किया जा सके और उन भूखंडों के जो भूस्वामी होते हैं उन्हें ही मूल संपत्ति के कुछ अनुपात में दूसरे स्थानों पर ही भूमि प्रोवाइड कर दी जाती है। और लैंड पुलिंग का प्रयोग करके ही गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत अहमदाबाद में 76 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण संभव हो सका था। अब आगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित दूसरा छोटा फैक्ट जानते हैं कि भारत में लगभग 90% गांवों में भूस्वामित्व के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है और भूमि की सीमाओं और उनके स्वामित्व को प्रदर्शित करने वाले लगभग 53% सर्वेक्षण मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र 99% भूमि अभिलेखों के कंप्यूटराइजेशन के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर हैं और इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। और पीएम फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। अब विभिन्न राज्यों ने भी भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के लिए विभिन्न पहलें चलाई हैं, जिसमें कर्नाटक ने भूमि प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश ने भूधार पहल और महाराष्ट्र सरकार ने महाभूलेख पहल प्रारंभ की थी। चलिए अब आगे जल्दी से कुछ फैक्ट देख लेते हैं बहुत तेज़ी से। तो भारत के संबंध में पशुधन या लाइव स्टॉक की बात करें तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इस पशुधन जनगणना का आरंभ 1919-20 से हुआ था और ग्रामीण और शहरी दोनों के पालतू पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है। इसमें यह जनगणना हर 5 वर्ष में की जाती है। इसके लिए एनआईसी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और 2019 की राज्यवार जनगणना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु संख्या है और उसके बाद राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और इस जनगणना में पिछली पशुधन जनगणना की तुलना में 0.8% की पशुधन में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। तो भारत में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 2 घरेलू भारतीय या एशियाई मधुमक्खी और 2 यूरोपीय मधुमक्खियां हैं, जिसमें 2 जंगली प्रजातियां रॉक हनी बी और ड्वार्फ हनी बी हैं। और वर्ष 2017-18 के अनुसार शहद उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर रहा है और चीन प्रथम स्थान पर। अब आगे बात करते हैं खाद्य तेल या एडिएबल ऑयल के बारे में। तो भारत अपने अधिकांश खाद्य तेल को इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करता है। भारत में खाद्य तेल का कुल उत्पादन 7.31 मिलियन टन है, जबकि इसकी मांग 24.5 मिलियन टन है। इसके अनुसार कुल घरेलू आवश्यकताओं का लगभग 65 से 70% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है भारत में। और भारत अमेरिका, चीन और ब्राज़ील के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत में प्राथमिक स्रोतों से लगभग 34 मिलियन टन तिलहन का वार्षिक उत्पादन होता है और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और अलग अलग तिलहन फसलों की बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सरसों उत्तर प्रदेश में और मूंगफली गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक है मेगा फूड पार्क। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। यह मध्य भारत का पहला फूड पार्क है और मेगा फूड पार्क के बारे में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स।
यह सम्मेलन 1998 में कृषि डाटा की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में प्रारंभ किया गया था और प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व स्तर पर कृषि डेटा की आवश्यकता के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2019 में यह सम्मेलन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अन्य सहयोगी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, FAO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। अब आगे बात करते हैं सूत्रा पिक भारत कार्यक्रम के बारे में। इसका मतलब है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फॉर इंडिजिनस काऊ। यह स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय वित्त पोषण कार्यक्रम है और यह योजना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से निर्मित की गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में। भारत सरकार द्वारा 3 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों को नामित किया गया है, जो हैं प्रकाशम आंध्र प्रदेश से, संगारेड्डी तेलंगाना से और उड़ीसा से है कलिंगनगर। अब यह जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होता है, यह समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहां विश्व स्तरीय विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना, क्षेत्र आधारित भूमि उपयोग, स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक अवसंरचना और कौशल विकास संबंधी सुविधाएं आदि उपलब्ध होती हैं। और इस NIMZ के लिए प्रस्तावित कुल भूक्षेत्र के कम से कम 30% हिस्से को विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए भूमि ऐसी होगी जो बंजर हो और जिसका कृषि के लिए कोई उपयोग ना हो, किसी पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के आसपास अवस्थित ना हो और यहाँ आधारभूत संसाधन आसानी से उपलब्ध हों। और NIMZ को अंतिम अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 243Q के क्लॉज 1C के तहत औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें थी NIMZ के बारे में। अब यहाँ पर जो NIMZ है वह SEZ से कुछ अंतर रखता है, जिसमें NIMZ राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अंतर्गत आता है, तो SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत। NIMZ 5000 हेक्टेयर से अधिकतम कितने भी क्षेत्र में हो सकता है, तो वहीं SEZ 10 से 1000 हेक्टेयर से लेकर 5000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में होता है। और NIMZ में लघु और मध्यम उद्योगों को आयकर से छूट प्राप्त होती है, तो वहीं SEZ में प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% और अगले 5 वर्षों के लिए 50% आयकर से छूट प्राप्त होती है। चलिए अब आगे स्टील सेक्टर की बात करें, तो भारत अब जापान को पीछे छोड़कर चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। मतलब अब भारत क्रूड स्टील का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और स्टील जो होता है वह एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होता है और सरकार इस्पात उत्पादन के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। अब आगे इसी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। यह नीति स्क्रैप के संचयन और इसके प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा और पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन, विखंडन और श्रेडिंग गतिविधियों के लिए मानक दिशा निर्देश तय करेगी। इसके बाद स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है। यह सरकार और अन्य हितधारकों जैसे इस्पात उद्योग और उपभोक्ताओं को प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए इस्पात आयात के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करेगी। अब आगे बात करते हैं पूर्वोदय योजना के बारे में। हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ और ज्वाइंट प्लांट कमेटी के साथ साझेदारी में कोलकाता में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए पूर्वोदय योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों को शामिल किया गया है। और राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक कुल 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की क्षमता विकसित करना है, जहां 5 पूर्वी राज्यों से लगभग 200 मिलियन टन का स्टील प्रोड्यूस किया जाना है। चलिए अब आगे दूरसंचार क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है। इसके अंतर्गत दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र सरकार को राजस्व साझेदारी या रेवेन्यू शेयर के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना था, और इस राजस्व साझेदारी की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली राजस्व राशि को AGR के रूप में जाना जाता है। चलिए अब भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है
हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित 6 अंकों का एक पहचान कोड है और यह कोड सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए साझा आधार पर सभी प्रतिभागी देशों के सामान को अलग अलग वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। इसमें सीमा शुल्क संगठन इस कोड का उपयोग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करने वाली या पार करने वाली प्रत्येक वस्तु की निकासी के लिए करते हैं और भारत ने हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम पर आधारित 8 अंकों का भारतीय व्यापार वर्गीकरण कोड विकसित किया है। बात करें वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका लक्ष्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि करना है। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं कारीगरों के लिए पहचान पत्र के बारे में। तो यह हस्तशिल्प कारीगरों को आधार लिंक पहचान पत्र जारी करने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय की एक पहल है। इस पहचान पत्र में हस्तशिल्प कारीगरों के नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और शिल्प अनुभव आदि की जानकारी होती है। चलिए अब बात करते हैं भारत में शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी के 40 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें परंपरागत चीनी, स्वीटनर, खांडसारी और गुड़ शामिल होते हैं। और जो गन्ना होता है वह वस्त्र उद्योग के बाद अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए दूसरा सबसे बड़ा कच्चा माल का स्रोत होता है। और भारत में 2 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं गन्ने की खेती करने के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और केरल शामिल होते हैं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है उपोष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र। यह देश के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 55% है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब शामिल होते हैं। अब आगे यदि गन्ने के मूल्य के निर्धारण की बात करें तो इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है। गन्ने के मुख्य रूप से 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। पहला, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP। तो यह केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श के बाद घोषित किया जाता है। इसके बाद गन्ने का दूसरा मूल्य आता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। तो उत्पादन की लागत और उत्पादन के स्तर के अंतर का हवाला देते हुए तथा किसान समूहों के दबाव के परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों द्वारा राज्य विशिष्ट गन्ना मूल्य या SAP की घोषणा की जाती है और यह SAP सामान्यतः FRP या फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस से अधिक होता है। और अब जो ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है FRP, इसके निर्धारण के लिए कुछ कारक भी होते हैं, जिसमें आते हैं गन्ना उत्पादन की लागत, अंतर फसल मूल्य समता, जोखिम और लाभ के आधार पर गन्ने के उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन, गन्ने से प्राप्त चीनी का मूल्य जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है, उप उत्पादों के विक्रय अथवा उन पर आरोपित मूल्य द्वारा प्राप्त वसूली, गन्ने से चीनी की प्राप्ति, मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है और उपभोक्ता के लिए उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता। ये सारे कारक FRP के निर्धारण में सहायक होते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं L2 Pro इंडिया के बारे में। तो यह एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नवाचारों को संरक्षित करने, सुरक्षित रखने और अधिकतम करने के संबंध में यह ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म है लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। और इसे क्वालकॉम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से सेल्फ और IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट CPAM DPIIT द्वारा इस वेबसाइट और ऐप को विकसित किया गया है। चलिए तो अब इस टॉपिक के साथ ही आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो इकोनॉमिक्स से संबंधित अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों से संबंधित बातें करेंगे। यह लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।